मॉर्निंग स्टूडेंट। कृतिका की बुक का चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे, साना साना हाथ जोड़िए, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया जी। तो हमने इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, वो वहाँ तक हमने रीड कर लिया है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इसका 4 पैराग्राफ से यहाँ आगे का। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया था कि जो रास्ते थे बड़े चौड़े थे और वो किस तरह से काम करती हुई पहाड़ पर जो लेडीज़ थी काम करते हुए देखा उन्होंने, तो लेखिका कितनी विचलित होने लगी। ठीक है, इसी के बारे में फिर उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ था कि क्या था जो अक्षम्य अपराध किया हुआ है, यानी प्रकृति को तोड़ने में, उन पत्थरों पर मध्यम तरीके से उन्हें तोड़ दिए, यानी प्रकृति के साथ है मनुष्य क्या कर रहा था, बहुत ही छेड़खानी की हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, खिलवाड़ किया। यानी खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है, ऐसा अपराध है जो क्षमा नहीं किया जा सकता है। हिमालय मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन भी बन गया। लेखक कह रही हिमालय अब हमारे लिए क्या था, एक कविता नहीं रह गई थी। मैं कविता सोच रही थी, मेरे मन में एक कविता थी, वो न रहकर अभी क्या बन गया था, दर्शन मात्र रह गया था। अब हम पढ़ेंगे 20 पेज पर है, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। कौन पहुंचा बच्चों? लेखिका। बहते पानी की अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अंजुली यानी उसने इस तरह से अपने हाथ की जो होती ना उसमें पानी को भरा, तो कह रही मेरे अंदर अतीत धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, यानी हाथ में लेते हैं पानी, क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं, वचन लेते हैं। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। लेखा कह रही है बच्चों, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कोई संकल्प करूं। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, यानी जो अंदर मेरा भरा हुआ था, तामिक सताएँ बह जाएं, मेरे अंदर वही था। जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, जो भी सब कुछ है, वो यहाँ आज क्या हो जाए, बह जाए। कौन बता रहा है बच्चों? ये लेखिका कह रही है। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। रात वो घनी होती जा रही थी, काली होती जा रही थी, और हिमालय ने भी क्या किया बच्चों, काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज ध्वनि पर अब अपने साथी संगियों के साथ नाचना शुरू किया। जितेन कौन था बच्चों? जो लेखिका का गाइड था। देखते देख एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। लेखिका की जो सहेली थी मणि, उसने क्या किया, लड़कियों को भी हरा दिया। इतना अच्छा क्या किया, नृत्य किया। हम सब अवाक रह गए, यानी हम दंग रह गए, देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लुआंग की सुबह भी शांत और सुरम्य तीस्ता नदी की शांत धारा के समान बही। कल कल बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ क्या करते हैं लोग जीविका चलाने के लिए? पहाड़ी जो आलू होते हैं, आलू बोते हैं, धान करते हैं, ठीक है, और दारू का व्यापार करते हैं। सुबह मैं अकेली टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि वहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में वहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। कौन सा मंथ की बात हो रही है बच्चों? ये अप्रैल महीने की बात हो रही है। तो वहाँ बर्फ़ का एक कतरा यानी एक टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम भी लेवल 2 से 1400 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। लेखा करी मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मुझे बर्फ़ देखनी है। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं। वहीं घूमते हुए किसी सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही। लेखिका को किसने बताया बच्चों? सिक्किम युवक था, उसने बताया कि प्रदूषण की वजह से आज बर्फ़ है वो कम होती जा रही है। यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत की कौन सी जगह का नाम है कटाऊ? स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ जो अभी तक
टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लोग युंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का वहाँ से क्या था उनका सफ़र था, यानी रास्ता था वहाँ का। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैली में रखा उसका महुआ गुप्त कर लिया, यानी खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश, उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊ की ओर आगे बढ़ने लगा। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध बारिश जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, यानी कैसे चला रहा था वो, अंदाज से गाड़ी चल रही थी उसकी। पहाड़, पेड़, चकास, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय हो गया। बादलों को चीरकर निकलती जीप खतरनाक रास्तों का एहसास से हमें मौन कर दिया था, यानी हमें चुपचाप कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते इस पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई एक चेतावनी। लेखा की नज़र पड़ी जहाँ लिखा है था, बड़े बड़े शब्दों में एक चेतावनी लिखी हुई थी। क्या लिखा था? इफ़ यू मेरिड डाइवोर्स स्पीड, थोड़ी ही दूर आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ये मोड़ था, वहाँ पर ये डायलॉग्स थे वो लिखे हुए थे। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, साथ ही दृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साह होकर कहने लगा, यानी खुश होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मड़ी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिपाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत था आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कई पाउडर बीच रह गई और कई धूप में बह गए। नार्गे उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है। उसने बताया, मैम ऐसा लग रहा है जो बर्फ़ है ताज़ी है, बिल्कुल अभी गिरी है। रात और आगे बढ़ने में हमें पूरी तरह से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे, साबुन की झाग की तरह। और घिरी हुई बर्फ़ जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एक का एक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम और उच्चू, यानी कैसा लग रहा था उसको? अच्छा। वाह, उछल पड़ा। अरे नेपाली बोली कहाँ से सीखी आपने? तो जो उनका कम ड्राइवर था उसने पूछ लिया कि जो नेपाली बोली है वो आपने कहाँ से सीख ली है? तो उसने बोला, कहाँ से सीखी आपने ये नेपाली बोली? गर्व से का चमकते चेहरा उतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की बर्फ एकदम महीन महीन होती तरह गिरने लगी। तम्ब्रो मायो सैदो मलाइम छजाओ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौं और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम भी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी। घुटनों के नरम नरम बर्फ़ पर ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लपेटकर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर रहे थे। जो सैलानी थे वो क्या कर रहे थे? उसे कैमरे में कैद कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो आज हम लोगों ने पढ़ा, पैराग्राफ। अभी इसके हमारे 2 पैराग्राफ यानी 2 पेज अभी और रह गए हैं, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ये आप लोगों को उम्मीद करती हूँ यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने चैप्टर को ठीक से समझ लिया है तो इसके अतिरिक्त प्रश्न जो मैं आपको सेंड करूँगी तो आंसर है वो बेटा आप लोग खुद लिखोगे। ठीक है, इसलिए जितने भी आपको इसमें वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, जितने भी पैराग्राफ्स दिए हैं, लेखिका किसके बारे में बात कर रही है, किसने उसको क्या बताया है, इस चीज़ को आपको पैराग्राफ को यानी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप ठीक से दे पाओगे। ठीक है बच्चों,
तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार ठीक से रीड करेंगे, और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा।